हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। भोपाल से खबर, जहां उपचुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई है। अलीराजपुर के दिग्गज नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह की मौजूदगी में सदस्यता इन्होंने ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो बड़ी खबर, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हुई और अलीराजपुर के दिग्गज नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह की मौजूदगी में इन्होंने सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। अलीराजपुर की जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। तो उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो उपचुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका। भोपाल से ये इस वक्त बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इसके साथ ही अलीराजपुर से दिग्गज नेता विशाल रावत ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम हाउस में शिवराज सिंह की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल फिर देर रात तक सीएम हाउस में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। सीएम हाउस में करीब 3.5 घंटे चले इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हेतल शर्मा मौजूद थे। चर्चा के बाद चारों उपचुनाव के पैनल तैयार किए गए। इन नामों को लेकर प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वर्चुअल चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली से होगा। वहीं बैठक के दौरान ही बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोबट विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवा दिया। सुलोचना के साथ विशाल रावत और प्रताप रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने तीनों का बीजेपी में स्वागत किया। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सीएम हाउस लेकर पहुंचे थे। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर पर अनाज पहुँचाया जा रहा है और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में आ रही है, उनके शासनकाल में मिल रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन करी। और दूसरा, एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी ट्राइबल की, आदिवासी की, जल जंगल और ज़मीन, तो वो अभी पैसा एक्ट के तहत उसको लागू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने करा है। तो हम लोग इस विकास की जो जलधारा बह रही है उसमें कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। जो मुझे ये लगता है कि उसमें हमारे शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री जी रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ना चाहते हैं। चलो, तो मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट के साथ ही जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस इसकी तैयारी में जुटे हैं। साथ ही प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची भी जारी है और इसी के तहत भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, तो वही कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस की बैठक हुई। दोनों ही दल जल्द ही प्रत्याशी घोषित करने और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव के नामांकन से लेकर मतगणना तक की कार्ययोजना, विभिन्न आयोजन की रूपरेखा, चुनावी रणनीति, वरिष्ठ नेताओं के प्रवास, प्रचार सामग्री और मीडिया सोशल मीडिया की गतिविधियों के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में वीडी शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहे। बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। साथ ही जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने की भी बात कही है। कार्यक्रम जो होना है विधानसभाओं में, जहां उपचुनाव है, इन सब पर पूरा कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उस कैलेंडर के हिसाब से पूरा चुनाव अभियान चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके आगामी हमारी रणनीति क्या होगी, गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने किया है। उन मुद्दों पर हम नीचे जमीन पर जनता के बीच जाएं, यही हमारी स्ट्रेटेजी है और इसी पर हमारे सभी कार्यकर्ता कल भी बैठ करके हमने उसकी तैयारी की है। उसमें अलग अलग पहलुओं पर हमने विचार किया। इधर कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं ने करीब 3 घंटे तक प्रत्याशी चयन पर विचार मंथन किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि सभी सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का नाम तय है। इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर खंडवा से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सबसे विचार विमर्श कर सर्वे के आधार पर जीतने वाले को ही टिकट देंगे। नहीं तो कमलनाथ जी का भी एक ही कहना है, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सर्वे के आधार पर देंगे तो जयश्री सुरेश ठाकुर को टिकट मिलेगा। काफी बातें लगभग है, पर आज नहीं कल कुछ सारी बातें वहाँ से जाने के बाद हाईकमान से एक बार वो कमलनाथ जी मिलकर फिर यहाँ मैसेज करेंगे। हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार ही अरुण यादव है, हाईकमान भी चाहता है उसको। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं, टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है तो बीजेपी में भी असंतोष कम नहीं है। खंडवा सीट से बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हर्ष सिंह चौहान का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन किया। यही कारण है कि दोनों ही दल अपने असंतोष को दबाने के लिए बंद कमरों में विचार मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उनके स्वास्थ्य की ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज उनके स्वास्थ्य की चिंता न करें। सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि वो हर रेस लगाने को तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ घर के हैं, परिवार के हैं, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तो वहीं रेस के चैलेंज पर तंज भी कसा। कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी का जिक्र किया। कहा कि नेताओं की गांधी परिवार से रेस चल रही है। इस रेस में कौन जीत रहा है देखने की नसीहत दी। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़ती है आपको मेरे से? कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है। इसलिए और जहाँ तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। चलिए बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। कांग्रेस ने उपाध्यक्ष, महासचिव और संचार प्रमुख पद पर नए लोगों को जिम्मेदारी दी है। निगम मंडल आयोग में जगह पाने वाले नेताओं को हटाकर अन्य लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। शैलेश नितिन त्रिवेदी को हटाकर सुशील आनंद शुक्ला को संचार विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 उपाध्यक्ष बदले गए हैं। इनमें गिरीश देवांगन की जगह अरुण सिंघानिया, अटल श्रीवास्तव की जगह PR खूंटे, भानु प्रताप की जगह अंबिका मरकाम और पद्मा मनहर की जगह वाड़ी राव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। 3 महासचिव भी बदले गए। द्वारिका प्रसाद यादव की जगह वासुदेव यादव, उत्तम वासुदेव की जगह अमरजीत चावला और पंकज शर्मा की जगह
सुमित्रा धृतलहरे को महासचिव बनाया गया है। 4 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। मुकेश चंद्राकर को भिलाई सिटी और सुरेंद्र जायसवाल को कोरबा ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। विजय पांडे को बिलासपुर सिटी और राघवेंद्र सिंह को जांजगीर चांपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रियंका वाड्रा यूपी में कांग्रेस की प्रभारी हैं। यूपी में अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भूपेश बघेल को विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। कुछ महीने पहले सीएम भूपेश को असम विधानसभा चुनाव का भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गहमागहमी के बीच इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने भी सोनिया गांधी और आलाकमान का आभार जताया और कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा प्रयास रहेगा कि शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दी है। क्या यूपी के? अच्छा, चले, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने धार्मिक कार्यक्रमों को छूट नहीं देने को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर सरकार नवरात्रि के जुलूस को अनुमति नहीं देती तो कांग्रेस अपने संरक्षण में जुलूस निकलवाएगी। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने चेतावनी दी कि अगर अब भी धार्मिक कार्यक्रमों को छूट नहीं दी जाती तो शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी संस्कृति को खत्म कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बीजेपी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं को छूट दी जा रही है, लेकिन कोरोना का हवाला देकर गणेश उत्सव के जुलूस को छूट नहीं दी गई, जिसे कांग्रेस अब नवरात्रि में बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी परंपराओं का जो संस्कृति, हमारी संस्कृति थी, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया है कि गणेश उत्सव पे आपने अनुमति नहीं दी। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि इस बार जो जुलूस निकालना चाहते हैं वो हम लोगों के पास आए, हम लोग चलेंगे उनको जुलूस में और भव्यता के साथ नवरात्रि जुलूस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस शहर का फिजा बिगड़ जाएगी। धर्मांतरण के मामले में विवाद के बाद गिरफ्तार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की रिहाई पर उनका जोशीला स्वागत किया गया। रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में हुए विवाद के बाद पुलिस ने संजय सिंह और मनीष साहू को गिरफ्तार किया था, जिनके करीब 1 महीने बाद रिहाई हुई। भाजपा के कार्यकर्ता इन्हें लेने जेल परिसर पहुंचे और वहां से जुलूस की शक्ल में बैंड बाजे के साथ एकात्म परिसर लाया गया, जहां उनका महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित कई वरिष्ठ नेता इन दोनों कार्यकर्ताओं से मिलने जेल भी गए थे। सरगुजा जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट से सीएम के कार्यक्रम के लिए मुंगेली जा रहे प्रशिक्षु जवानों की बस पलट गई। 38 जवानों से भरी बस पलटने से 12 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 जवानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई। एक वीडियो वायरल हो रहा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक जवान के मोबाइल में एक्सीडेंट का लाइव वीडियो बन गया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बस में ही बैठे एक जवान ने यह वीडियो बनाया है। सरगुजा जिले के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट से सीएम के कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षु जवान मुंगेली जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हुआ। 38 जवानों से भरी बस पलटने से 12 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 3 जवानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और सफर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे एक जवान के मोबाइल में एक्सीडेंट का ये लाइव वीडियो बन गया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बढ़ते आगे, भारत के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की पोल तो कोरोना काल में खुल ही गई थी। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट में भी सरकारी अस्पतालों, खासतौर पर जिला अस्पतालों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रति 1 लाख की आबादी में जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या न के बराबर है। दिल्ली में प्रति 1 लाख आबादी पर 59 बिस्तर हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात यह है कि यहाँ के जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 20 बिस्तर है। वहीं अगर बात विशेषज्ञ डॉक्टर्स की करें तो 742 जिलों में से सिर्फ 101 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सभी 14 तरह के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और यह आंकड़ा दक्षिण भारतीय राज्यों में ज्यादा है।
मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर ओपीडी में केवल 29 मरीजों को ही देखता है, वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर्स की लिस्ट में मध्य प्रदेश का नाम शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों में 1 लाख की जनसंख्या में पर्याप्त बिस्तर नहीं है और इसके कारण से जिला अस्पतालों में सुविधाओं को लेकर जारी लिस्ट में छत्तीसगढ़ अंडर 10 में भी जगह नहीं बना सका। नीति आयोग की ओर से जारी लिस्ट में जिला अस्पतालों में 1 लाख की जनसंख्या पर कम से कम 22 बिस्तर होना जरूरी था, जबकि छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों में अधिकतम 20 ही हैं। इसके अलावा मानव संसाधनों की कमी, क्षमता, उपयोग और सेवा में बढ़ोतरी की बात की गई है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। सुविधाओं के हिसाब से छत्तीसगढ़ 15वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारतीय इकाई ने आपसी सहयोग से तैयार किया है, जिसमें पाया गया कि जिन जिलों में आबादी कम है वहां अधिक जनसंख्या वाले जिलों से सुविधाएं बेहतर है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रदेश के जिला अस्पतालों में बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जिला अस्पतालों का उन्नयन करने, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने तथा इसकी ग्राह्यता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आशा है कि नेशनल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के जिला अस्पतालों का नंबर उच्च स्थान पर होगा। और इस बीच नीमच से बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। जावद और जीरन इलाके की ये घटना है। तो नीमच से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। जावद और जीरन इलाके की ये घटना है। तो नीमच से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। जावद और जीरन इलाके की ये घटना है। तो 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। नीमच से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरी है, 2 लोग घायल भी हुए हैं। बिजली गिरने की घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जावद और जीरन इलाके की ये घटना है। तो नीमच से बड़ी खबर, आकाशीय बिजली गिरने से तो ये बड़ी खबर नीमच से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुआ है। विजित राव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा। विजित, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? ये शाम की घटना है, 2 अलग अलग स्थानों की है। जावद थाना क्षेत्र अंतर्गत लोध गांव की घटना है, जहां 2 युवक जो चचेरे भाई थे, मतलब उनकी मौत हो गई आकाशीय बिजली गिरने से। ये सब खेतों पर काम कर रहे थे, इन दिनों सोयाबीन की फसल की कटाई चल रही है। इसी तरह जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत भी एक मजदूर है जो राजस्थान के आए थे यहाँ, उनकी भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। साथ ही एक बालक है जो खेत पर था, खेत मालिक का, तो वो भी आकाशीय बिजली गिरने का शिकार होगा। तो जीरन थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हुई, तो वहीं जावद थाना क्षेत्र में 2 लोगों की, इस तरह 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्हें शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। फसल चक्र परिवर्तन ने खेती की तस्वीर बदल दिया। राजिम के विष्णु सोनकर ने अपनी 35 डिसमिल की सब्जी बाड़ी में इस साल सब्जी की जगह गेंदा का फूल उगाने का निर्णय लिया। आज 3 महीने की मेहनत से उन्हें 10,000 रुपए से अधिक का मुनाफा मिल चुका है। राजिम फिंगेश्वर रोड पर विष्णु सोनकर का घर और बाड़ी दोनों लगा हुआ है। वे हर साल इसमें सब्जियों की खेती करते थे। फसल चक्र परिवर्तन के लिए जुलाई महीने में वो रायपुर के कृषि फार्म से गेंदा फूल लाकर 35 डिसमिल की बाड़ी में लगा दिए। समय समय पर खाद, पानी और दवाई का छिड़काव किया गया। आज बाड़ी में चारों ओर गेंदा के फूल नजर आ रहे हैं।
इन फूलों को बेचकर थोड़े दिन में ही लागत से 10,000 रुपये ज़्यादा की कमाई कर चुके हैं, जबकि अभी भी पौधे फूल से लदे हुए हैं। राज्य के धर्म नगरी होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी फूल की काफ़ी मांग रहती है। हमें थोड़ा अच्छा लगी सो लगाने साल कब जुलाई में। अच्छा, और कतक लागत लगा? हमें 15,000 करीब लगे हैं। और मुनाफा अभी 20-25 हज़ार बेचा गए हैं। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।